मौका मिल जाएगा। यस, तो किडनी बीन को जब वाटर हम सॉक करते हैं या उसके अंदर डाल के रखते हैं तो रात भर में क्या होता है, जो किडनी बीन की जो सेल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो वाटर को अलाउ करती है अंदर आने के लिए, इसलिए क्या होता है आपका वाटर भी उसमें अंदर आ जाता है। गॉट इट? जबकि किडनी बीन्स है, 1 सेकेंड इसमें वो नोटेशन कर लेता हूँ। तो किडनी बीन्स सीड्स की फॉर्म में है, पोरस सेल होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन नहीं होता, ऑस्मोसिस होता है। दो ऑस्मोसिस होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है, एक एक्सो होता है। एंडो मतलब एंटर करना, एक्सो मतलब बाहर जाना। तो वाटर क्या होता है, वाटर इस बीन के अंदर चले जाता है, किडनी बीन के अंदर, जब हम शॉकिंग करते हैं ओवरनाइट, इसलिए वो किडनी बीन फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है एंड बिकम पैलेटेबल फॉर कुकिंग, तो उसको बाद में कुकिंग करना इजी होता है। अगर आप किडनी बीन को आप वैसे भी कुकिंग कर सकते हो तो उस केस में क्या होगा, उसमें आपका गैस का खर्चा बढ़ जाता है। 1 सेकंड देखो, हेलो, ठीक है ना। अगर आप उसको किडनी बीन को वैसे भी अगर कुकिंग करना चाहो, उसमें समस्या क्या होती है, उसको सॉफ्ट होने के लिए काफी टाइम लग जाता है, इसलिए रात को उसको भिगोया जाता है। भिगोने से उसके अंदर पानी चले जाता है, पानी चले जाने से सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने से क्या होता है, उसको कुकिंग करना इजी होता है, 2 या 3 4 सीटी में पक जाता है। अदरवाइज आपको 9 10 सीटी लगानी पड़ेगी, आपका गैस का खर्चा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस, सेकंड क्वेश्चन था, नेम द साइंटिफिक फिनोमिना इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस। तो फिनोमिना कौन सा था हमारा, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो, ई एन मतलब एंटर होना, ठीक है, एक्स ई एक्स मतलब एग्जिट करना, ठीक है ना, याद रखना। एंडो मतलब एंटर करना और एक्सो मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिट होना, ठीक है, इन दोनों वर्ड को पहचान सकते हो, याद रखना। ई एन, 1 सेकेंड, जब ई एन की बात करते हैं मतलब एंटर होना, और जब ई एक्स की बात करेंगे, एक्सोन मतलब एग्जिट होना, बाहर जाना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पानी अंदर आना वाला एंडो ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस भी आप कर सकते हो। और कौन से और फूड आप जिस तरह से कर सकते हो, आपका व्हाइट ग्राम जिसको हम चना कहते हैं, काबुली चना, छोले जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपकी मटर होती है, चना होती है, मूंग दाल होती है, जो भी दालें होती है, दालें को पकाने से पहले आप कभी अपनी आई को देखना, जब दालें पकाती है उसको थोड़ी देर पहले, 1 2 घंटे पहले उसको पानी में डुबो कर रखती है, उससे क्या होता है, उनको उनको बहुत जल्दी उनका हीटिंग हो जाता है, मतलब जल्दी वो कुकिंग हो जाती है। अंडरस्टूड? सबको क्लियर? सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करते चलो आराम से। किसी का रेज हैंड है, किसका रेज हैंड है, किसने हाथ उठा रखा है, किसी का रेज हैंड है? ओके, यस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन तो आपका सेम मुस्कान का ही क्वेश्चन है। मुस्कान ने फिर अपनी माँ से कुछ पूछा, तो देखते हैं उसने क्या पूछा, तो भाई इसको गेस कर देते हैं फटाफट। अब मुस्कान ने अपनी मदर से पूछा, उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ पिकल बना दी, अचार बना दिया, हम सबकी माँ अचार बनाती है। तो कैरेट, टर्निप्स, कॉलीफ्लोवर को छोटे छोटे पीस में कट किया, वॉश किया, और उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, उसको सुखाते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड किया, ऑयल ऐड किया, ऑनियन जिंजर गार्लिक उसमें मिलाया, गुड़ मिलाया, ठीक है। 1 सेकंड को कॉल हो रहा है, अरे जी।
यस बच्चा लोग, सॉरी एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, तो जो अचार बनाते हैं हम क्या करते हैं, उसको छोटे पीस में कट करते हैं, धोते हैं, धूप में सुखाते हैं, फिर बाद में उसमें ऑयल मिक्स करते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं। तो मुस्कान ने कुछ क्वेश्चन पूछा अपनी मदर से, क्या क्या पूछा कि जब उसने कट करके धूप में सुखाया, धूप में क्यों सुखाया? क्योंकि देखो ये, अब जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करते हैं हमको समझना बहुत जरूरी है। और उसके सुखाने के बाद उसमें कॉमन सॉल्ट क्यों ऐड किया, ठीक है, वेजिटेबल को क्यों हीट किया, और बाद में उसमें एसिटिक एसिड उसने क्यों मिलाया, ये तीन क्वेश्चन थे कोमल के। तो उनको हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज, जब मुस्कान की मदर ने वेजिटेबल को कट किया छोटे छोटे पीसेस में और जब सनलाइट में रखा, तो उसका फर्स्ट काम क्या होता है, उसमें जो भी पानी है बाहर आ जाता है, ठीक है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन एंड इवोपोरेशन। जो वेजिटेबल्स हैं जिनको कट करके हमने धोया था, वो क्या होता है उसमें से मैक्सिमम वाटर अगर रहेगा वो हमारे पिकल को खराब कर सकता है। इसलिए आप देखो कभी भी आप घर में जो अचार रहता है ना, उसको कभी भी आप गीली चम्मच से मत लेना, उसके लिए आपको ड्राई चम्मच हमेशा यूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर पानी उसके अंदर जाएगा तो अचार को खराब करता है, उसमें वाटर कंटेंट नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, उसका वाटर बाहर निकल जाता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस और इवोपोरेशन। सेकेंड चीज, जब उसमें आपकी मदर उसमें कॉमन सॉल्ट को ऐड करती है, जब आपकी मदर उसमें कॉमन सॉल्ट को ऐड करती है, तो क्या होता है, अब देखो बाहर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक एक्सो ऑस्मोसिस होता है, एक ऑस्मोसिस। अभी भी जो पानी अंदर है, अगर मान लो ड्राई होने के बाद भी अगर कुछ पानी बच जाता है, तो फर्दर वाटर का लॉस होता है बाय एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और उसके बाद जब हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग से भी क्या होता है, अगर कुछ और पानी भी अगर अंदर बच जाता है, वो भी इवोपोरेट हो जाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे, ये क्या करेंगे, अचार को खराब कर देंगे। आप कभी भी देखो अचार को आप कई दिन खुला छोड़ दो, तो एटमोस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर हल्का हल्का फंगस जम जाता है। ये आपने देखा ब्रेड के ऊपर, देखो ब्रेड को आप खुला छोड़ दो तो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस जम जाता है। सेम वैसे अचार में भी होता है। इसलिए अचार के ढक्कन को हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए, एयर टाइट में हमेशा टाइट करके रखना चाहिए, और कभी भी गीला चम्मच उसमें यूज नहीं करना चाहिए। और जो थर्ड आपका जो एसिटिक एसिड होता है, वो क्या काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको किल करने का काम करता है। मान लो किसी वजह से बैक्टीरिया आ भी गए, उसको किल करने का काम करता है। अंडरस्टूड? एकदम इजी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा आप रिवीजन करोगे, देखो आपका टॉपिक के कंसेप्ट आपके अच्छे अच्छे क्लियर होते चले जाएंगे। देखो अब सेम अगला आपका अगला क्वेश्चन सेम वही है, जैम है, पिकल है, ठीक है, जैम आपका पिकल है, जो ये लंबे समय तक कैसे चलते हैं। आप देखो पिकल जो होता है 6 महीने एक एक साल तक भी चलता है, अगर उसको अच्छी तरह टेकन केयर से बनाया तो एक एक दो दो साल तक भी पिकल खराब नहीं होता। ऐसी जैम देखो एक एक 6 6 महीने तक आपका जैम खराब नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है, पिकल और जैम में दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओस्मोटिकली एक्टिव, है ना, बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो पिकल में क्या मिलाया जाता है, नमक, और जैम में क्या मिलाया जाता है, शुगर। ये सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट और शुगर क्या करते हैं, इसमें जो भी एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, एक तो उसको बाहर निकाल देते हैं, दूसरा ये बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करते जर्मिनेट होने के लिए, जन्म लेने के लिए। अगर वो जन्म लेते भी है, इन केस अगर कंटेमिनेशन आता भी है, तो ये उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें वो किल हो जाते हैं, अपने भी मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप कई बार देखो, आप अचार में हल्दी भी आप मिलाते हो, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, और आप एसिडिक एसिड भी आप यूज करते हो। ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स अगर जन्म लेते हैं उनको मारने का काम करते हैं। इसलिए आपका अचार और जैम लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। अंडरस्टूड? क्लियर सबको? यस। और इसमें देखो फर्दर इंस्ट्रक्शन कुछ और भी लिखे, वो भी देख लो। ओके, अगर आपको पिकल और अचार को लंबे समय तक अच्छा रखना है, तो उसको ड्राई और कूल प्लेस में रखना होता है। ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मतलब उसको ढक्कन बंद करके रखिए, ठीक है, और कूल प्लेस उसको ठंडे प्लेस पर रखिए, ठीक है। उसको क्लीन जगह रखिए, उसको हीट और मॉइस्चर से बचा के रखिए। जो स्पून आप यूज करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये तो हम सब ने पढ़ लिया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फंक्शन हम सबको पता है कि जो बाहर की चीज है उनको अंदर लाना है एंडोसाइटोसिस से, अंदर की चीज को बाहर लेके जाना है एक्सोऑस्मोसिस से, ठीक है। और अंदर के जो साइटोप्लाज्म है उसको मेंटेन करके रखना है, अंदर के जो सेल ऑर्गेनेली है उनको मेंटेन करके रखना है। इसका सिंपल आंसर है, ये तो इजी है, ठीक है। सर टू सेपरेट तो देयर इनर कंटेंट्स फ्रॉम आउटर मीडियम। हाँ बिल्कुल, ये आपको मैंने कल बताया भी था। तो आपके देखो यहाँ पे पूरा आंसर इसका लिखा हुआ है, डाइवर्स फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। ये सबका एकदम क्लियर था। और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? इतना ही था क्वेश्चन। तो अब हम शीट खोलते हैं, ये शीट है आई थिंक आर्य का शीट है। आर्य से पहले मैं एक शीट और खोल लेता हूँ। ये शीट है वैष्णवी का, ओके। वैष्णवी ने शीट भेजा था, इधर उसका शीट ओपन हो गया है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खुशी वाला क्लियर, उसका हमारा मुस्कान का क्वेश्चन क्लियर हो गया है, पिकल्स और जैम का हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ प्लाज्मा सेल। तो इसमें देखो प्लाज्मा सेल का काफी अच्छा डायग्राम, जब भी आप डायग्राम बनाओ अगर आप कलर पेन यूज कर सकते हो आप डेफिनेटली कलर पेन आप यूज करो। जैसे इसमें डायग्राम बना वैष्णवी में, ये देखो ये लेवल डायग्राम है एनिमल सेल का, तो इसमें बहुत अच्छा डायग्राम, ठीक है। ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है एकदम, इसमें आप ऐसा डायग्राम को बनाना है प्रॉपरली, ठीक है। आप वैष्णवी इसको अगर थोड़ा पैसे इसको ओवल बना देते हैं ना, ओवल शेप और अच्छा रहता है, ठीक है। और ये भी अच्छा है। यस सर। तो देखो इसमें इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपने बहुत अच्छा बनाया है। वो देखो एक दो बच्चों ने सिर्फ उसको नाम मात्र बनाया, मैंने देखा शिवम का मैंने डायग्राम देखा, जो मैंने एक दो कॉपी चेक की। जस्ट डायग्राम कहने के लिए डायग्राम मत बनाओ, इस डायग्राम को देखते टीचर 5 नंबर अपने आप दे देगा, वो सोचेगा नहीं सर डायग्राम में कलर। आप टीचर से पूछो, अगर वो बोलती है अलाउ कर, एटलीस्ट आप 2 कलर तो आप यूज कर सकते हो ना, ठीक है। कलर नहीं यूज कर सकते लेकिन डायग्राम अच्छा तो बनाओ। माइट अब हमने मैंने देखा कि जिसने सेल ऑर्गेनली बनाया ना उसने कीड़े बना दिए, छोटे छोटे कीड़े, बस टीचर समझ जाएंगे। अब देखो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना क्लियर बनाया उसने, उसने पूरा अच्छा न्यूक्लियस बनाया, उसमें न्यूक्लियोसोमस बनाया। आप खुद देखो कि आपको डायग्राम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। ओनली ब्लैक पेन अलाउड है, पेंसिल तो है। सर ये किसका है? ये है हमारा बच्चा वैष्णवी का। वैष्णवी बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, देखो वैष्णवी ने सर इंडिकेट किया। सर एक्चुअली मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की थी, पहले मेरे को भी नहीं बनाने आ रहा था। नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर आप ऐसा डायग्राम बनाओगे ना, देखो आप इसमें कलर यूज मत करो कोई समस्या नहीं, पर ये डायग्राम बहुत अच्छा है। इस डायग्राम में अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा टीचर 3 नंबर भी देगा, 5 नंबर का होगा टीचर 5 नंबर भी देगा, क्योंकि उसको देखो हर चीज क्या दिखा, उसने उसने न्यूक्लियोलस बनाया है। यस देखो ये छोटा सा बोल उसने न्यूक्लियोलस बनाया है। उसके बाद उसने ये क्रेमेटिन बनाया है, ये सारे धागे उसने क्रेमेटिन बनाया है। फिर उसने न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिखाया है जो न्यूक्लियस के अंदर पानी है। फिर उसने न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई है, ये जो डबल शेल ये वाली है। फिर उसने न्यूक्लियर पोर भी दिखाया है, ठीक है। उसके बाद उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया है, रफ वाला भी स्मूथ वाला भी, ठीक है। उसने फिर लाइसोसोम भी दिखाया कि लाइसोसोम कहाँ पर है। जगह मैटर नहीं करेगा इसमें, याद रखना। हाँ ठीक है, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस के बाउंड्री पे ही होता है। उसने माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ऐसी होता है। उसने सेल मेम्ब्रेन दिखाया है, उसने गोल्गी अपरेटस दिखाया है, वेरी गुड। वैक्यूले दिखाया, देखो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, तो उसमें हर चीज अच्छी तरह दिखाई है। वेरी गुड वैष्णवी, आया सबको समझ में? तो हमको ऐसा अच्छा डायग्राम, कलर पेन यूज मत करो, बट ऐसा हर चीज अलग अलग दिखनी चाहिए। आप लोग अपना डायग्राम कंपेयर करना कि आपने डायग्राम कैसे बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेकर चलूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसका अगला क्वेश्चन था हमारा, गिव ए ब्रीफ डिस्कवरी ऑफ सेल। ये तो आई थिंक सबको सबको क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक से स्टार्ट करना, आपको पहले आपको बताना कि सेल फाउंड हुआ, फिर न्यूक्लियस फाउंड हुआ, इसमें 3-4 नाम लिख दो, काम चल जाता आपका, ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन जो आपको समझना है सर मुझे बस बता दो, सेल फिर की मैं उसको डिस्कवरी लेके लिख, आता हूँ। सर बस सेल की डिस्कवरी लिखनी थी ना, बस वो बार्क ऑफ ट्री वाला। हाँ देखो सेल के अंदर भी अगर आप न्यूक्लियस भी लिखोगे ना, टीचर मना नहीं करेगा। आप हमेशा देखना कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो आप कुछ चीज आप ऐड करते जाओ, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर ही होता है ना। आप पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन को भी डिपेंड, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया था 1665, ऑनियन पिल को यूज किया था, नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज करके, आंसर खत्म।
2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए, 2 से 3 लाइन के अंदर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है तो वो बाकी साइंटिस्ट के नाम आप ऐड करते जाओ। गॉट इट? ओके सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑस्मोसिस। यस सर, अब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्या मतलब फोटो दिखाने वाले, मतलब टेबल दिखाने आपको वाले दिखा थे? दूंगा मैं, डोंट, ठीक है आपको दिखा दूंगा टेबल में, ठीक है। अब उसका बाद हमारा क्वेश्चन था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये सबको क्लियर है। एंडोसाइटोसिस। अब बताओ आपको किसी क्वेश्चन में, एक तो मुझे इसने बता दिया प्लांट सेल एनिमल सेल, और कौन सा है डाउट इसके अलावा? यस डाउट है? आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से क्वेश्चन में सर पूछना आपने है। एक क्वेश्चन डाला था, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। सर वो उसका यस एक्यूरेट नहीं है ना सर, मतलब एस्टिमेट ही बता सकते हैं हम। बुक में दिया हुआ है, मतलब एक आपको अप्रोक्स बताना है। यस यस सर, मैं वो वही बोल बुक रहा में था दिया क्योंकि हुआ है। फिक्स्ड नहीं दिया है बुक में भी। नहीं हाँ, तो आप एक अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हो। मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था, आप क्वेश्चन ढूंढना है, इसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है एक जगह। ठीक है, आप उसको फाइंड आउट करना, बुक में दिया हुआ आंसर उसका। हाँ 724 ट्रिलियंस है ना, मतलब एक रफली आप ऐसे वैल्यू लिख सकते हो ट्रिलियंस में, 9 to 10 ट्रिलियंस एग्जैक्टली उसका नंबर दिया है एक्चुअली। देखो हर एक में वेरी करेगा थोड़ा, ठीक है, बट एक आप उसके आसपास तो पक्का लिखिए। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये वाला, तो यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया मुझे। नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका? ऑस्ट्रिच का है। सर नेम द ऑस्ट्रिच है लॉन्गेस्ट और सेल इन द लॉन्गेस्ट ह्यूमन नर्व बॉडी। सेल। यस, लॉन्गेस्ट आपका नर्व सेल्स है। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? 10 यानी 100 ट्रिलियंस, 10 की पावर 14 याद रखो, 10 की पावर सर, ये 14 अप्रोक्स की सेल्स। वैल्यू है ना? हाँ ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, पर आप इसको 7 ट्रिलियन मत लिखना, ठीक है, 100 ट्रिलियंस लिखो। अब 100 में ऊपर 2 4 10 20 हो सकती है, ट्रिलियन बहुत बड़ा काउंट होता है, उसमें 1 2 लाख कम होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब सामने आंसर लिखा उसको आंसर लिखना सीखो, ठीक है। फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल पूछे थे, तो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया, गिव द 2 एग्जांपल। तो मैंने बोला मैंने पेपर इसी में से आपको दिया था बना के, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपका जो आपको बताने हैं? यस, कोई और क्वेश्चन है आपका? बच्चा पार्टी एक बार क्वेश्चंस देख लो जो मैंने आपको कल सर क्वेश्चन व्हाट विल भेजे। हैपन इफ यूकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, वो वाला। हाँ वो क्वेश्चन ये नंबर है। सर वही सेम डाउट है मेरा। सर, मेरा इसमें कौन क्लियर सा है। कौन सा क्वेश्चन था वो? सर 12। 12, मतलब वो मेरे उसमें 12, अच्छा बट अपने बंदा ही। हाँ अरे ये तो वही क्वेश्चन है ना बाबू, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस था ना, ये वाला। सर मतलब ये उसमें 3 वही बताना था क्या, व्हाट इज हाइपरटोनिक व्हाट इज हाँ हाइपोटोनिक? यस यस वही बता सर रहा वो था। बस वहाँ पे यूकैरियोटिक डाला था इसलिए कंफ्यूज हो गया। देखो उससे हाँ वो उससे फर्क, वही तो बोला क्वेश्चन आपको घुमा के भी आएगा, ठीक है। दैट फिंगर वन, विच वन क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ गया सर आपको ये आप वाला? कपड़े धोते वक्त हमारे फिंगर श्रिंक क्यों होते हैं, वो क्वेश्चन में डाउट हाँ है। श्रिंक इसलिए होते हैं क्योंकि देखो जब हम कपड़े धोते हैं बाहर क्या सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उससे क्या होता है हमारी जो उंगलियां होती है उसमें से थोड़ा सा वाटर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है, हमारी ये सेल श्रिंक हो जाती है, उसमें ये होता है दिस वन। बाहर सर क्या है, मतलब बाहर हम डिटर्जेंट जैसे की कपड़े, वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है यस और बिल्कुल यस, एक तरह से सॉल्ट होता है ना वो, जो बाहर डिटर्जेंट पाउडर होता है एक तरह सॉल्ट होता है, हमारे उंगलियों के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है कंसेंट्रेशन अंदर कम होता है, बाहर कंटेंट होता है, तो हमारी उंगली का जो फिंगर का पानी है वो बाहर की तरफ फ्लो करता है, तो जब पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो हमारी इसके अंदर पानी का कंटेंट कम रहेगा, इसलिए सिकुड़ जाती है, ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन? नो सर, नो डाउट। बाकी सब क्वेश्चंस क्लियर है एवरीवन? और आप अच्छी तरह आंसर लिखो, लेकिन आपने जिस तरह देखो मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, व्हाई डज एंडोसिस फाउंड इन, कौन सा क्वेश्चन है बच्चा? सेकंड लास्ट वो बेटा पूछ अनम्यूट रहा है करके, कि एंडोसिस एनिमल्स में क्यों मिलता है। हाँ ये एंडोसिस एनिमल में इसलिए मिलता है, देखो एंडोसिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर करेगी, एग्री। अब देखो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है,
इसके ऊपर होता है सेल वॉल, ठीक है। और एनिमल सेल में सिर्फ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये अलाउ करता है अंदर आना। जो सेल वॉल होता है ये सिर्फ मेम्ब्रेन होता है, ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता है। इसलिए सर कौन सा एंडोसाइटोसिस जो वाला? है कि कोई चीज अंदर आएगी एनिमल सेल में, एंडोसाइटोसिस, ओके एंडोसाइटोसिस सर। ये केवल एनिमल सेल में होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो अलाउ करती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में जो होता है ये डेड होता है, और ये अंदर आना ऐसा अलाउ नहीं करता, मना कर देता है, ठीक है। सर सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल ना? फ्रीली, फ्रीली नहीं, आप चेक करो, ये अलाउ नहीं करती। सर इसका एक लास्ट जगह आंसर लिखा क्वेश्चन, हुआ है। सर सेलेक्टिवली। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार बताओ ना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर उसमें एक आदमी सॉल्ट सोल्यूशन ले लेता है, थोड़ी देर बाद उसको वॉमिटिंग होती है। हाँ, तो आदमी को अगर सोल्ट सॉल्यूशन लेता है तो क्या होता है, हमारे अंदर की जो स्टमक की सेल है, फूड पाइप की जो सेल्स होती है, वहां से पानी बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि बाहर सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। बाहर जब सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमारी अंदर की जो फूड पाइप होती है उसमें से पानी बाहर आना चाहता है, ठीक है, और वो हमको अकंफर्टेबल फील नहीं होता। तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, उस फूड को बाहर निकाल देता है बाय वोमिटिंग, ठीक है। आप जब कई बार आप खारा पानी पीते हो, वो खारा पानी आपको इतना बेकार लगता है, उसको वापस बाहर फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि जब सॉल्ट अंदर जाएगा तो उस फूड पाइप के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वो क्या करेगा, सेल में से पानी खींचने का काम करेगा। तो बॉडी इस चीज के प्रति रिएक्ट करती है। जैसे हमारे अंदर नाक में अगर कुछ गलत चीज चली है ना, कोई कीड़ा घुस जाए तो हमें तुरंत छींक आती है, तो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो चीज अपने आप तो जाएगी नहीं ना, वो क्या करे, आपको एकदम छींक आएगी और वो फालतू चीज हमारी नाक से निकल जाती है। उसी तरह जब हम ये कोई सॉल्ट चीज खा लेते, बेकार चीज खा लेते, तो बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो चीज हमारी बॉडी से निकलने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, जो हमने खाए थे सब बाहर निकाल देती है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, चलो आज के टॉपिक फिर आगे चले, जो आज हमें पढ़ना है। सर आवाज आ रही है? क्या बच्चा? आवाज आ रही है? आवाज मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यस, आपके शायद हेडफोन में दिक्कत है या माइक में दिक्कत है। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है, बाकी बच्चों को? यस यस, तो एक बार तुम अपना हेडफोन चेक करो बच्चा, हेडफोन या माइक। नहीं सर, वो वेब कैम है ना सर, किसको चलो, दूर रखता तो आवाज धीरे आती है। यस यस, चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं अभी। सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो देखो सेल वॉल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल कहाँ पर पाई जाती है? सिर्फ प्लांट सेल में, याद रखना, ठीक है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इट अकर एज ए रिजिड सेल वॉल which lie outside the plasma membrane. Cell wall is non-living and freely permeable. वो selectively नहीं होती, freely है, but ये allow नहीं करती। And is secreted by the cell itself for the protection of the plasma membrane. ठीक है, and cytoplasm. It determine the shape of the plant cell and prevent desiccation of the cell. मतलब सेल इसकी वजह से सिकुड़ता नहीं, इसका शेप बना रहता है। तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका किसी का सेल गोल भी हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है, लेकिन आप प्लांट सेल देखोगे, प्लांट सेल लगभग सब रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो ये सेल वॉल की वजह से होता है। इट इज मेड ऑफ फाइन चीज, क्या चीज का? सेलुलोज का बना होता है। जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको लिखना है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टिनी सेलुलोज, इसका नाम क्या होता है? माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। एक तरह से छोटे छोटे धागे टाइप के होते हैं, फाइबर मतलब धागा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे छोटे धागे। ये धागे किस चीज के बने होते हैं? ये लिपिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बनकर क्या बनाता है? आपका सेलुलोज बनाता है, ठीक है। हाँ, सेलुलोज डेड सेल होता है, ठीक है।
इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनाता है, प्रोटीन इससे नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक, आगे देखते हैं अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट परमिट द सेल वॉल टू बिकम टर्जिड, मतलब मजबूती प्रदान करता है उसको, ठीक है। एज वाटर एंटर द वोक्यूले थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर जब एंटर करता है द सेल वॉल एक्सपेंड होती है, ठीक है। जब पानी अंदर जाता है, ये क्वेश्चन किसका था, सेलुलोज का, एक मिनट को मैं चेक बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज बच्चा एक तरह से क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो एक तरह से कहते हैं ना बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, वो उसको शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करता है, ये उसका काम होता है, ठीक है। यस, द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन एंड एनेबल द सेल टू बिकम टर्जिड। देखो जब सेल के अंदर पानी जाता है, देखो यहाँ पर दिया गया, जब सेल के अंदर पानी जाता है तो क्या होता है, सेल फूलती है, स्वेलो होती है, तो सेल वॉल क्या करती है, उसको बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देती, उसको उसी शेप में रखती है। ये आपकी सेल वॉल थी, इसमें जब पानी एंटर हुआ, देखो यहाँ पर साइड में चिपक गई है, देखो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप नहीं है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर गैप नहीं है। तो जब सेल वॉल फूलती है, स्वेलो होती है, तो ये सेल, इस सेल वॉल की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फूल नहीं पाती, उसको वहां पर एक शेप दे के रखती है, ठीक है। ओके, और क्या करती है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है। ये जो माइक्रोफिब्रिलर्स होते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और द स्ट्रेंथ में भी फर्दर एडेड, अगर इसमें लिग्निन ऐड हो जाए, ये भी एक सब्सटेंस होता है, ये भी केमिकल होता है जो टिश्यूज में यहाँ पर पाया जाता है जाइलम में। अगर इसमें लिग्निन, सेलुलोज में लिग्निन ऐड हो जाए, जो हमने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था, तो ये और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, जो हमने कोलन कायमा पढ़ा था, ठीक है, ये वहां पर होता है। तो इट इंक्रीज द मैकेनिकल सपोर्ट। तो दो काम किए इसने, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, एक मजबूती देता है और उसके शेप को मेंटेन करता है। टर्जिड मतलब शेप को मेंटेन करके रखता है। इट इज फ्रीली परमेबल टू द वाटर एंड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। इस लाइन को एक बार समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बार बार अपने को चीज कंफ्यूज कर। एक सेकंड रुको, तो फ्रीली पर मतलब ये पूरा अलाउ करती है एंडोसाइसिस का, फिर इसमें फिर क्या गड़बड़ क्या कर रखा है। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन दिया था ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कि जो एंडोसाइटोसिस होता है फिर एनिमल्स में क्या होता है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन को, उसका रिप्लाई क्या है। अब ये तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज फ्रीली परमेबल टू द वाटर, मींस ये सब चीज को अलाउ करती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज को अलाउ नहीं करती, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज को अलाउ नहीं करती, बट सेल वॉल हर चीज को अलाउ करती है। तो फिर तो एंडोसाइटोसिस भी होना चाहिए, है ना, अगर हर चीज को अलाउ करती है फिर तो इसको भी होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, ठीक है, बाद में। फिर आपके दोनों में डिफरेंस है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर हमको शायद समझ में आएगा, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पर है, सिर्फ प्लांट सेल में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल कहाँ पर रहती है, आउटसाइड द सेल्स, सेल्स के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये नॉन लिविंग होती है, थिक होती है, मोटी होती है, रिजिड होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, कठोर होती है। इज परमेबल, ये परमिशन पूरा देती है, हर चीज अंदर अलाउ करती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इट मेजर फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये 7 पॉइंट आप लिख सकते हो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट लाई आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल एंड इनर टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। इट इज लिविंग एंड क्वाइट थिन, ये नॉन लिविंग था और थिक था, ये लिविंग है और थिन है। ये रिजिड होता है, एकदम मतलब वो कहते हैं ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होता, रिजिड मतलब मूवमेंट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका शेप चेंज हो सकता है। ये फ्री, ये पूरा मेम्ब्रेन है फ्रीली, ये सिलेक्टिवली है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ये लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, जस्ट स्ट्रेंथ देने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, इट होल्ड ऑल सेलुलर कंटेंट, जो भी उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म, को कंट्रोल करने का काम, उसको होल्ड करने का काम ये करता है। सर व्हाट इफ सेल वॉल इज ब्रोकन, विल इट बी रिपेयर्ड और नॉट।
हाँ, तो अंदर से एक दूसरा सेल वॉल, जो हमने जब हमने कॉर्क पढ़ा था ना, कॉर्क, तो अंदर से वो जो बाहर वाला सेल है वो रिपेयर नहीं होता। तो प्लांट क्या करता है, अपने अंदर से एक नया सेल वॉल, जो उसके बाहर का आउटर लेयर था, जैसे समझो हमें चोट लग जाती है तो देखो बाहर एक कवरिंग बन जाती है। किसकी कवरिंग बन जाती है? हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो क्या करता है, वहां पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर एक ब्राउनिश कलर होता है, बाद में ब्लैक हो जाता है, ब्लैक करके निकल जाता है। तब तक उसके अंदर एक नया सेल फॉर्म हो जाता है। तो प्लांट्स में वैसे ही होता है। अगर उसका बाहर का सेल चला गया, सेल वॉल उसका चला गया, तो क्या होता है, उसके अंदर से ही जो सेलुलोज होते हैं वो फिर से उसके पीछे बैकग्राउंड में आते हैं और एक नया सेल वॉल क्रिएट कर देते हैं। उसको रिपेयर नहीं करते, दूसरा क्रिएट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल था, मेम्ब्रेन था। अब हम सेल के अंदर आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये इसका शेप बड़ा रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ये नॉर्मली सेंटर लोकेटेड होता है, पर जरूरी नहीं हर बार सेंटर में हो, इस साइड में भी हो सकता है। इसका नॉर्मली शेप स्फेरिकल होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये देखो आपकी दो मेम्ब्रेन ही है। ये आप जो देखो, एक मेम्ब्रेन ये है और एक ही मेम्ब्रेन ये है। ये दो मेम्ब्रेन है, दो लेयर के बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक एनवलप टाइप का, मतलब ये एक तरह से पूरा, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है, तो ये ऊपर इसकी बाउंड्री है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। और इसमें जगह जगह पे पोर्स होते हैं, जैसे ये इसके में पोर है, ये इसके में पोर है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप enclose a space between two nuclear membrane and is connected by system of membrane called as endoplasmic reticulum। ये आपका न्यूक्लियस है पूरा, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर की कवरिंग होती है। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये न्यूक्लियोलोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक सर्कुलर बॉडी होता है, दिस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलोलस। इसका एक मेन काम होता है, क्या काम होता है? ये राइबोसोम को जनरेट करता है, ये राइबोसोम बनाता है, ये उसका फैक्ट्री है। क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन व्हिच इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम कौन बनाता है? तो ये न्यूक्लियोलोलस इसको बनाता है। ठीक है, ये अपने अंदर इसको सिंथेसाइज करता बनाता है। और तो ये फिर राइबोन्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक बाद में कहाँ पर जाते हैं? वो ये यहाँ से निकल के फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक पहुंच जाते हैं। ये बनते यहाँ पर है, ये प्रोडक्शन हाउस है, और यहाँ पर डिलीवर होते हैं एंडोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक का मेन आता है, क्या बनाता है? राइबोसोम, उसको बाहर लेके जाता है, यहाँ से बाहर जाता है। फिर राइबोसोम्स क्या होते हैं? एक तरह से प्रोटीन होते हैं। एक तरह से क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन बहुत जगह काम आते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें बनाने में प्रोटीन का जरूरत होता है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो बाहर साइटोप्लाज्म होता है उससे कौन सेपरेट करता है? न्यूक्लियर एनवलप। अब इसमें कई सारे पोर्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो बाहर की कवरिंग है उसमें पोर्स होते हैं। ये बाहर के सब्सटेंस को थोड़े थोड़े अलाउ करता है अंदर आने के लिए। ठीक है, और अंदर जो लिक्विड उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा होता है। न्यूक्लियोपोर्स क्या करते हैं? अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। जो राइबोसोम बनता है उसको बाहर जाने के लिए जो जगह होती है, पोर्स होते हैं, वहां से जाता है। ठीक है, तो अगर साइटोप्लाज्म से कुछ भी चीज अंदर लेके आनी है, कहां पर? न्यूक्लियोप्लाज्म में। वो कौन काम करता है? ये न्यूक्लियर पोर्स वो काम करते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे। ठीक है, ये जो अपना न्यूक्लियस, उसमें दो मेन चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर। एक न्यूक्लियोलोलस होता है, दूसरा क्रोमेटिन मेटेरियल होती है। धागे जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में बी वन और कई, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है? इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे आपके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, आपकी सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये प्रोटीन और आरएनए से भरपूर होता है। ठीक है, ये प्रोटीन और आरएनए से भरा होता है। इसका एक ही मेन काम होता है, ये राइबोसोम को फॉर्म करता है। ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और राइबोसोम क्या करता है? इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन।
ये कहा मैंने, प्रोटीन बनाने के काम आता है। ये प्रोटीन का समझो बेसिक एलिमेंट। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। उसको बनाने का पूरा मेटेरियल कौन सप्लाई करता है? राइबोसोम सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आपका किसका काम होगा? न्यूक्लियोलस का काम होगा। अब पढ़ेंगे क्रोमेटिन का क्या काम होता है। क्रोमेटिन क्या काम करता है? दे आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्रोमोसोम मटेरियल बनता है। जो आपको क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं। ये धागे होते हैं, ऐसे धागे पड़े रहते हैं। ये बाद में धागे इकट्ठे होकर कैसे बन जाते हैं? ऐसे, ये ऐसे बनने लग जाते हैं। धागे जब इकट्ठे होते रोलिंग करते हैं, जब बॉडी को लगता है भाई अब मेरे को अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड करना है, तो ये धागे क्या करते हैं? धागे खुद इकट्ठे होते हैं और अपने आप को ऐसे देखो, आप आपकी माँ कभी आपको स्वेटर बनाती है, तो स्वेटर को बनाते बनाते वो पूरा शेप दे देती है। तो ये धागे को जब शेप दे दिया जाएगा वो ऐसे बन जाते हैं 8 शेप में, ऐसे अलग अलग ऐसे बन जाते हैं। इनको आप बोलते हो क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन होता है, दीज आर मेटीरियल फॉर, किसके मटेरियल है? क्रोमोसोम बनने के मटेरियल है। और ये किसके बने होते हैं? दीज आर कंपोस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इसमें आरएनए होता है, केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो कहां पर होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का। ये जो धागा होता है, ये जैसे एक धागा है ना, ये धागा एक्चुअल में कैसा होता है? इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐसा होता है और इसके ऊपर ऐसे एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। ये एक तरह से ऐसा होता है कि एक पाइप है, एक पाइप के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ऐसे एक पाइप के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर। तो किसके मिले बने ये बने होते हैं? ये आपके प्रोटीन हिस्टोन्स के बने होते हैं, ठीक है। एक जो ऊपर एक धागे हैं और उसके अंदर भी हिस्टोन्स होते हैं। तो धागे, हिस्टोन्स के ऊपर धागे लिपटे होते हैं, तो आपका एक धागा बन जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ रिपीटेड सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोमस। ये छोटा छोटा समझो, एक ये धागे को भी अगर आप छोटा छोटा तोड़ते जाओगे तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोमस। ईच ऑफ विच हैज ए डीएनए मॉलिक्यूल। जिससे समझो ये आपका पूरा है, इसका एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट। जो एक पार्ट की बात करते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक जीन बनता है। हमारा क्या बन जाता है? जीन। ये जो छोटे छोटे, ये आपका पूरा, इस पूरे को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब इसको छोटा छोटा पार्ट कर दोगे, उसको क्या कहेंगे? जीन। तो जो एक छोटा सा समझो जीन है, इसके अंदर जो हिस्टोन होते हैं, ये एक तरह से आपकी पेन ड्राइव है। आपकी क्या पेन ड्राइव है? ये पेन ड्राइव क्या काम करती है? ये डाटा स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये डाटा स्टोर करने का काम करती है। कौन सा डाटा स्टोर करती है? कि भाई कोई भी बॉडी फंक्शन है, कोई भी बॉडी पार्ट है, वो कैसे काम करेगा। लीवर का है तो लीवर की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी, हार्ट का है हार्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। तो जिस टाइप की सेल होती है वो उस टाइप का इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हिस्टोन एक तरह से आपके क्या है? पेन ड्राइव से, ठीक है। तो these chromatins is condensed into 2 or more thick ribbon like chromosomes। तो ऐसे धीरे धीरे लेयर बनती जाती है और आपके क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस होता है? ये आप डिफरेंसेस पढ़ सकते हो, इजी है, मैंने आपको बता दिया। अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की धागे लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे धागे बाद में ऐसे बन जाते हैं इस टाइप की शेप में। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होता तब तक वो धागे जैसे पड़े होते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह पड़े होते हैं। लेकिन जब सेल को ग्रो करना होता है, जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तब हमारा देखो बॉडी छोटा था। तो जब हम बड़े हुए, ठीक है, देखो हमारे हाथ पहले, जब आप छोटे बच्चे के हाथ देखो, हाथ छोटे होते हैं, तब हम बड़े तो हमारे हाथ बड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है? अंदर की जो सेल होती है अपने आप को रिप्लिकेट करती है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्या कर रही है? अपने आप को डुप्लीकेट कर रही है, ट्रिप्लीकेट कर रही है। वो जो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल अपने आप को क्या कर रही है? एक सेल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जब सेल के बड़े होने का टाइम होता है, जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है,
तो अब उसको बॉडी को पता है भाई मेरे को ग्रो करना है, और ये डेली चलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में चलता है। ये एक साल में एक बार बच्चा, ऐसा नहीं होता साल में बच्चा आज इतना था एक साल में बड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रोज की रोज सेल डिवाइड होती है, सेल फॉर्म होती है, ठीक है। तो नॉर्मली धागे के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है, तो धागे के रूप में पड़ा होता है। पर धागा जब आपस में कंबाइन करता है, ठीक है, तब जब डिवीजन का टाइम आता है तब ये विजिबल होता है। अब इस क्रोमोसोम में हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, मतलब एक तरह से पेन ड्राइव, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन छुपी किस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, कि भाई आगे क्या करना है। जैसे उंगली वाला सेल रहेगा, ठीक है। अब आपकी जो आपकी एक सेल होती है ना, उसमें एक सेल में सारी इंफॉर्मेशन होती है उसी एक सेल के अंदर। जैसे जो मेरी उंगली की एक सेल है, उंगली की सेल में हार्ट कैसे काम करेगा वो इन्फॉर्मेशन भी है, लीवर कैसे काम करेगा वो इन्फॉर्मेशन भी है, किडनी कैसे काम करेगी वो इन्फॉर्मेशन भी है, लंग्स क्या काम करे वो इन्फॉर्मेशन भी है। बट क्या होता है, अगर वो सेल उंगली में है तो जो उंगली वाले पार्ट की ग्रोथ वाला जो क्रोमोसोम होता है वही अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बाकी रेप्लिकेट नहीं करता, बाकी एज इट इज पड़े रहते। ये बॉडी का खासियत होता है, ये भगवान की बड़ी अमेजिंग चीज बनाई है कि बाकी वो जो क्रोमेटिन मैटर वो पड़ा रहेगा। केवल कौन सा एक्टिवेट होता है, वो उसको सेल को ग्रोथ वाला एक्टिवेट होता है। हार्ट वाला जब एक्टिवेट होगा तो हार्ट को ग्रो करेगा, वो अपने फंक्शन सारे काम करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज मेटेरियल ऑफ द जीन। जो जीन होता है उसको जो बनता है वो किससे बनता है, डीएनए से बनता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। एक तरह से प्रोटीन की पार्ट होता है, ठीक है। ये दिखने में ऐसे एट शेप जैसा दिखता है। इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमर, इस बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सेंट्रोमर, या मिडिल बॉडी इसको भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाहर ऐसे दो आर्म लगे होते हैं, ऐसे दो आर्म, दो हाथ होते हैं इसके, इसको हम कहते हैं क्रोमोटिड्स, ठीक है। तो ये अपने आप को इसमें आपको डुप्लीकेट कर लेता है, और इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो अपने आप को क्या करता है, डुप्लीकेट कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये जब तक जुड़े हैं, देखो यहाँ पर दोनों एक से जुड़े हैं, एक ही सेंट्रोमर से जुड़े हैं, तो इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और जैसे ही सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, अब इनको कहते हैं डॉटर क्रोमेटिड। अब ये डॉटर बन जाती है, ये पहले क्या थी, सिस्टर थी, अब ये क्या बन गई, अब ये डॉटर बन गई, डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि दोनों अलग हो गए। तो धीरे धीरे ऐसे हमारा धीरे धीरे बॉडी ग्रो होता है। ये अपनी एग्जैक्टली कॉपी बनाती है, अलग कॉपी नहीं बनाती, एग्जैक्टली अपनी सेम जीरोक्स निकलती है। हो सकता है जीरोक्स करने में ऊपर नीचे हो जाए, पर इसको कभी ऊपर नीचे नहीं होता, ये इतना परफेक्ट होता है, इट मेड कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ पर किसी को? और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म के 2 होते हैं, ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, ये 100 150 तक जाते हैं, ठीक है। तो हर एक बॉडी का अलग होता है, पर ऐसा होता है ह्यूमंस के 46 है, तो मेरे आपके सब में 46 होंगे। जो ह्यूमन स्पीसीज है ना उसमें सब में 46 मिलेंगे, राउंड वॉर्म में 2 ही मिलेंगे, ठीक है ना। हर एनिमल में अलग अलग होते हैं, पर जो स्पीशीज होती है उसमें वो सेम रहता है, ठीक है। उसमें 2 कैटेगरी आती है, एक आते हैं हैप्लोइड्स, एक आता है डिप्लॉइड्स। वो आपको फ्यूचर क्लास में आपको कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। हैप्लोइड्स और डिप्लॉइड, या फ्यूचर में कभी सीखोगे, पर आपके शायद कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पर आया था, प्लाज्मा न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इट अकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तरह से लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड के साथ जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ना तो सॉलिड है ना एकदम प्योर लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है। लिक्विड मतलब होता है गुदगुदा टाइप का, जैम टाइप का, जेली टाइप का, वैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को हम कई बार साइटोसोल भी कहते हैं, नाम लगभग सेम है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्वेस मतलब पानी, एक्वेस ग्राउंड सबसे मतलब वो उसमें जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं इसमें सब ट्रेवल करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो नया चीज हो सब इसमें ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो साइटोसोल इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे हम नींबू पानी की बात करते हैं उसमें वाटर है, वो क्या है, उसका बेस एलिमेंट है,
ठीक है, अगर मैं नींबू पानी की बात करता हूँ उसमें मतलब नींबू का जूस भी होगा और क्या होगा, पानी भी होगा। तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं उसमें साइटोसोल जो है वो वाटर है, जो उसका बेस ग्राउंड बनाता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, इट इज द बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो नाम याद रखना, कभी बार पूछ सकते हैं साइटोसोल क्या होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन सेम सेल ऑर्गेनेल। अब ये साइटोसोल किसका बना होता है, प्रोटीन फाइबर्स का। ये नाम आपको आपको इतना डिटेल में नहीं है बुक में, बस आपको सर समझने के लिए। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है ना वो? हाँ, साइटोप्लाज्म एक तरह से जेली स्ट्रक्चर है, उस जेली स्ट्रक्चर में जो पानी है उसको साइटोसोल कहते हैं, सिंपल ओके सी सर, बात। लिक्विड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यस, उसको साइटोसोल कहते हैं। और उसके अंदर जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो आपके लिपिड्स, प्रोटीन, सॉल्ट, शुगर, ये सब उसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, आपको सेल ऑर्गेनेल को जो भी सब्सटेंस चाहिए होता है ना बनाने के लिए, देखो हर हर सेल ऑर्गेनेल कुछ ना कुछ काम करता है, उसको काम को करने के लिए उसको सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ये सब इस साइटोसोल में तैरते रहते हैं। तो जिसको जो जरूरत होती है वहां से ले लेता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस सर। तो आज का टॉपिक यहाँ पर अपन एंड करेंगे। ठीक है, अभी आपका जो सेकंड पार्ट है, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। तो आपका अभी ये आपको पढ़ने के लिए है, अब आप आराम से जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं ये सबको पढ़ेंगे हम लोग, जो भी हमारे 7-8 जो भी सेल ऑर्गेनेल, ये अगली क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे। आपका होमवर्क मैं आपको सेंड करूंगा। आज का जो होमवर्क बेस्ड रहेगा सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर रहेगा। और अगली क्लास सर में हम कल ये कोई सारे टेस्ट है? मैंने शायद कोई टेस्ट रखा ना बच्चा, एक मिनट रुको, देखते हैं कौन सा टेस्ट। साइंस। साइंस का है, टॉपिक आई विल डिस्कस। बताइए कौन सा टॉपिक का टेस्ट देना है, सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। आप बताइए कौन सा टेस्ट है। अपना कोई टेस्ट बाकी है साइंस में अभी तक इसी चैप्टर का? सेल का टेस्ट हो चुका है। नहीं सर। सर लॉस ऑन मोशन। देखो सेल का टेस्ट हो गया, यस। टिश्यूज का टेस्ट हो गया, यस। मोशन का टेस्ट हो गया, यस। फोर्स लो मोशन का टेस्ट हो गया, यस। केमिस्ट्री में मैटर इन सराउंडिंग का टेस्ट हो गया, यस। हो गया ना? और कौन सा बचा है अभी कोई टेस्ट? क्या चीज? सर वो सेकंड लेसन का भी हो गया, मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब टेस्ट सबका हो सर गया। सेकंड वाला भी हो चुका केमिस्ट्री का। अभी हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखना स्टार्ट करेंगे। बताओ, कल इस चैप्टर का सेल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रख दूं? सर अभी मजा आएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट Yes, sir. लिखना नहीं पड़ेगा हाँ। इतना। यस, अभी सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होंगे जितने भी होंगे। तो इसलिए आपको हर एक छोटी, मैं जितने टेस्ट बनाऊंगा आपके बुक इस एस चांस ही बनाऊंगा, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ वही वही आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो कल सेल का ले लें टेस्ट, पूरे सेल का, क्योंकि आप अभी आप सेल ओरिजिनली भी आप लोग पढ़ लोगे तो आपका सेल का टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, या सेल ऑर्गेनेल पढ़ने के बाद हम लोग टेस्ट लें, क्या विचार आपका? सर पढ़ने गूगल के फॉर्म नहीं, बाद। और गूगल फॉर्म पे नहीं लूंगा, आप लोग चीटिंग कर लेते हो, चीटिंग मत करो। ठीक है, सर गूगल फिर फॉर्म आप पे ले इस पे लेंगे। लो ना, MS टीम पे, MS टीम। सर बाय मोस्ट ऑफ द गॉड टेक अवतार इन बिहाइंड मी। ये बताता हूँ बच्चे, पहले पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ये सर खत्म होने को आया था तो पूछ लिया। यस यस, नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके।